हेलो बच्चों, क्लास 12 की मैथ में आज हम सब लोग 3D ज्योमेट्री की एक्सरसाइज 20.2 का वीडियो लेकर के आए हैं और इसमें हम सब लोग क्वेश्चन नंबर 15 से स्टार्ट करेंगे। तो आप सभी बच्चों का हमारे अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल आदर्श बालाजी सॉल्यूशन पर स्वागत है। चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब करके और वीडियो को लाइक जरूर से जरूर करिए। क्वेश्चन पर स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 जो कि हमें कहीं क्या रहा है वो चीज सबसे पहले पढ़ते हैं। सिद्ध कीजिए कि यदि अक्ष समकोणीय होने का मतलब x अक्ष y अक्ष और z अक्ष जो कि समकोणीय होते ही हैं, बिंदु x, y, z x1 y1 z1 से होकर जाने वाली यानी किसी दिए गए बिंदु से होकर जाने वाली तथा x अपान l1 बराबर y अपान m1 बराबर z अपान n1 x अपान l2 बराबर y अपान n2 बराबर z अपान n2 के लंबवत। ध्यान से देखिए, ये जो दो रेखाएं दी गई हैं इनके लंबवत तथा बिंदु x1 y1 z1 से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण x x1 अपान n1 n2 n2 n1 बराबर y y1 अपान n1 n2 n2 n1 बराबर z z1 अपान n1 n2 n2 n1 है। तो हमें दो रेखाएं दी गई हैं, इन दोनों रेखाओं के लंबवत और बिंदु जो दिया गया उससे होकर के जाने वाली रेखा का समीकरण निकालना है। ठीक है, तो जो बिंदु है उससे होकर जाने वाली और इन दोनों रेखाओं के लंबवत, ठीक है, समीकरण निकालना है रेखा का। तो शुरू करते हैं फिर भैया। तो सबसे पहले हम जो रेखा, जिस रेखा का समीकरण निकालना उसके दिक को ज्या मान लेते हैं। माना रेखा की दिक को ज्या L, M, N, ठीक है, रेखा की दिक को ज्या। अब ये वाली रेखा और ये वाली रेखा, अब समझिए भैया, इस वाली रेखा, अच्छा एक चीज और हम कह सकते हैं, यहां पर हम एक चीज और कह सकते हैं, अगर रेखा की दिक को, ठीक है, वो भी लगा सकते हैं, दिक अनुपात और दिक को ज्या। एक चीज याद रखिए, जो दिक अनुपात होते हैं, दिक अनुपात होते हैं उन्हीं के समानुपाती होती है दिक को ज्या। जो दिक अनुपात होते हैं उन्हीं के समानुपाती होती है दिक को ज्या। ठीक, तो दिक अनुपात को दिक को ज्या और दिक को ज्या को दिक अनुपात हम लिख सकते हैं, ऐसा कई बार हमने बताया, क्योंकि इन दोनों में केवल ये दोनों एक दूसरे के समान अनुपाती हैं, ये सभी समान अनुपात में होते हैं। तो रेखा, पहली रेखा के लिए हम कह सकते हैं, जो दी गई रेखा है हम इसको नाम दे रहे हैं रेखा L1, इसको दे रहे हैं रेखा L2 नाम, और जिसका निकालना उसको रेखा L3 दे रहे हैं। तो जो L1 और L3 है वो परस्पर लंब है, ये चीज बताया। जिस रेखा का हमको समीकरण निकालना है वो इस दी गई रेखा के लंब है। लंब है तो इनके दिक कोज्या या दिक अनुपात, ध्यान से समझिए, दिक कोज्या और दिक अनुपात दोनों के गुणनफल का योग 0 होता है। तो L1L प्लस M1M प्लस N1N का योग कितना हो जाएगा? 0। सेम ऐसे ही जो L2 रेखा और L3 रेखा जिसका हमको समीकरण निकालना वो भी क्या है? परस्पर लंब। तो हम कह सकते हैं यहां पर कि इस रेखा की दिक को ज्या और इसकी दिक को ज्या या दिक अनुपात, अच्छा एक चीज और है, इसको हम दिक अनुपात भी बोल सकते हैं, हमने बताया था दोनों समानुपाती होते हैं, दिक अनुपात बोल सकते हैं। क्लियर है? ठीक। अब ये जो दिक अनुपात है और ये जो दिक अनुपात है दूसरी रेखा के, इनके गुणनफलों का योग भी 0 होगा क्योंकि लंबवत है।
लंबवत के लिए मैं बताता L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस M1 N2 बराबर 0 होता है, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 बराबर भी 0 होता है। सेम वही पैटर्न हम यहाँ पर लगा रहे हैं। तो इस वाली रेखा के लिए कितना है L2 L प्लस M2N प्लस N2N बराबर भी कितना है 0। अगर हम यहां से LMN निकालें, हमको LMN चाहिए, तो ये समीकरण बन गया कि नहीं बन गया भाई? L1x प्लस M1y प्लस ये कांस्टेंट मान लीजिए C है। तो इसको सॉल्व करने का हमने लोग हाई स्कूल में तरीका समझे। जो वेरिएबल दी गई है, जो वेरिएबल दी गई उनको ऐसे लिख दीजिए L M N और सबकी बटी में लाइन खींच दीजिए, खींच दिया गई। अब हमें क्या होता था, तो वैसे आप लोग जानते होंगे वज्र गुणन के B1 B2 शुरुआत में लिखना है। यहाँ B1 B2 B की जगह पर देखो ये A1 A2 B1 B2 C1 C2 है, ठीक है। तो शुरुआत में क्या लिखना हमको M1 M2 और लास्ट में M1 M2 लिख देना है, ये वज्र गुणन का रूल है। और फिर B1 B2 शुरुआत में, लास्ट में, फिर C1 C2 फिर A1 A2 C1 C2 लिखना है M1 M2 और फिर A1 A2 यानी L1 L2। अब इसको हमको सॉल्व करना है, बस क्या करना भैया, इसको सॉल्व। तो सॉल्व करेंगे तो L अपॉन इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका इससे मल्टीप्लाई करते हैं, ये हो गया M1 N2 फिर माइनस का चिन्ह, इसका मल्टीप्लाई इससे M2 N1 बराबर, वैसे यहां पर इसका इससे मल्टीप्लाई क्या है M के बटे में, इसका मल्टीप्लाई इससे N1 L2 माइनस इसका इससे मल्टीप्लाई N2 L1 फिर बराबर इसका इससे मल्टीप्लाई n के बटे में है ना, n के बटे में इसका इससे मल्टीप्लाई L1 M2 माइनस इसका मल्टीप्लाई इससे L2 M1, ठीक, ये हमको मिल गया। अब यहां से हम सब लोग मान निकाल देंगे। इसको हमने छोटा कर दिया ताकि नीचे जगह मिल जाए, ठीक है। अब क्या, अब हमको क्या बताना है कि x1 y1 z1 से होकर जाने वाली और ये हमको निकालना क्या है बिंदु, हमको दिक् अनुपात निकालना है। क्या निकालना भैया, दिक् अनुपात, दिक् अनुपात निकालना। तो अब हमने एक समीकरण पढ़ा है हम लोगों ने, और वैसे उसके बारे में हमने बताया भी आपको। अब वो क्या है कि एक बिंदु, किसी बिंदु तथा किसी बिंदु तथा दिए गए सदिश से होकर समांतर, दिए गए सदिश के समांतर जाने वाली रेखा का समीकरण बिंदु से, तो ये इसका होता है वेक्टर फॉर्म। कौन सा फॉर्म है भाई, वेक्टर। कार्टेशियन फॉर्म क्या था इसका, x माइनस x1 अपॉन b y माइनस y1 अपॉन b और z माइनस z1 अपॉन। यहां पर जो बटे में आपकी दी गई है वैल्यूज, जो बटे में वैल्यू दी गई भैया, ये वैल्यू, ये वैल्यू, ये वैल्यू, ठीक, यही आपकी तो दिक् अनुपात है, यही तो दिक् अनुपात भाई। L अपॉन A M अपॉन B N अपॉन C, इन सभी का अनुपात बराबर आया था, यहाँ C है, आया था ना बराबर। यहाँ बटे में जो है ये रेखा के दिक् अनुपात है, यानी कि A B और C, और ये किस बिंदु से होकर जा रही है x1 y1 z1, तो सेम वही चीज है, x माइनस x1 रहेगा अपॉन में L, A की वैल्यू कितना है, A की वैल्यू है M1 N2 माइनस M2 N1 बराबर
y माइनस y1 अपॉन b की वैल्यू कितनी आपकी n1 L2 माइनस N2 L1 बराबर z माइनस z1 अपॉन c की वैल्यू, और c की वैल्यू आपके पास कितनी L1 N2 माइनस L2 N1। बस यही आपके पास आंसर हो गया, इतना ही था। और यही हमको प्रूफ भी करना था, ठीक है, यही तो हमको प्रूफ करना था भैया। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, सदिश विधि से इस विधि का प्रयोग करते हुए लैम्डा व म्यू के मान ज्ञात कीजिए। यदि बिंदु 3 लैम्डा म्यू 2 0 -3 तथा 1 -2 -5 समरेख है, तो जो दिए गए बिंदु आपके क्या है वो समरेख है, और ये हमें बिंदु दिए गए हैं, तो ये क्या दिया समरेख है ऐसा बताया गया क्वेश्चन में। तो ठीक है, और हमको किस मेथड से प्रूफ करना है, सदिश विधि से। किसका यूज करना है, सदिश विधि का। और ये चीज तो हम सब लोग पहले से ही जानते हैं कि अगर समरेख की बात आएगी तो दो या दो से ज्यादा बिंदु जब एक ही लाइन पर स्थित होते हैं तो उन्हें समरेख कहा जाता है। तो सबसे पहले हम दो बिंदुओं का यूज करके रेखा निकालेंगे और उसको पास करा देंगे बिंदु ए से, ठीक, तुलना करा लेना, बस आंसर आ जाएगा। ऐसा हमने सब लोग पढ़ा है कि अगर कोई एक रेखा है, उस रेखा पर एक से ज्यादा बिंदु स्थित हो, उस रेखा पर एक से ज्यादा बिंदु स्थित हो तो वो कहलाता है हमारा समरेख। इस पर कौन कौन से बिंदु है, ए है, बी है, सी है, ऐसा इन्होंने बताया क्वेश्चन में खुद कि एबीसी समरेख, ठीक है। अगर समरेख है तो जाहिर सी बात ये एक रेखा पर स्थित होंगे, तो हमको करना क्या है कि दो रेखा का यूज करके रेखा का समीकरण निकालना है। कौन सी दो बिंदुओं का यूज है, कौन से दो बिंदुओं का, P और C। तो बिंदु P व C से होकर जाने वाली रेखा का सदिश समीकरण। तो सबसे पहली चीज जो हमें दिया गया है सदिश, बिंदु दिया गया उससे सदिश निकालेंगे। स्थिति सदिश, ए की स्थिति सदिश हमने क्या बताया था, ओ ए वेक्टर होता है, और इसको हम लिख देंगे वेक्टर ए, जो कि कितना है 3i कैप प्लस लैम्डा जे कैप प्लस म्यू के कैप। ऐसे ही बिंदु बी की स्थिति सदिश ओबी मूल बिंदु के सापेक्ष, इसको हम वेक्टर बी नाम दे देंगे, और जो कि कितना आएगा 2i कैप प्लस 0 जे कैप और माइनस का 3 के कैप। हो गया। अगला ओसी वेक्टर कितना आएगा, और ये बन गया हमारा वेक्टर सी, जो कि कितना आएगा 1i कैप और माइनस 2 जे कैप और माइनस का 5 के कैप। हो गया भैया। अब आगे सॉल्व करते हैं। इन दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का जो सदिश समीकरण होता है आर वेक्टर बराबर दो बिंदुओं से होकर होता है, एक बिंदु पकड़िए, वैसे होता है वेक्टर ए और बी दो बिंदुओं से होकर जाने वाली, तो ए की स्थिति सदिश प्लस लैम्डा बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, यही तो आया वेक्टर फॉर्म। तो यहां इन दो का यूज करेंगे, तो वेक्टर बी प्लस लैम्डा वेक्टर सी माइनस वेक्टर, ठीक, यहां पर जो लिखा है वही घटेगा, तो रख देते हैं वेक्टर आर बराबर वेक्टर बी हमारे पास कितना है 2i कैप 0 j कैप लिखने से कोई मतलब नहीं, प्लस माइनस 0 माइनस 3 k कैप प्लस लैम्डा अंदर c माइनस b, c कितना है i कैप माइनस 2 j कैप माइनस 5 k कैप, और b कैप b वेक्टर घटाना है, तो y कैप चिन्ह बदल जाएगा, और ये माइनस का तो प्लस हो जाएगा 5 3 k कैप। हो गया। इसको सॉल्व करेंगे तो यहां से वेक्टर r कितना मिलेगा 2i कैप माइनस 3 k कैप, हो गया, प्लस लैम्डा अंदर घटाएंगे, यहां से माइनस का 2 माइनस का i कैप बचा और माइनस का 2 j कैप है ही है, और ये प्लस माइनस का 2 k कैप होता है। क्लियर बात। अब हमको क्या बताना है कि समरेख को प्रूव करना है, तो जाहिर सी बात है ये दो बिंदु से होकर जाने वाली जो रेखा है वो रेखा का सदिश समीकरण निकालें।
अब बताइए वो रेखा जो है बिंदु ए से भी तो होकर के जा रही कि नहीं है, यानी बिंदु ए भी तो इस रेखा पर स्थित है, और तो बिंदु ए की स्थिति सदिश है वो दरअसल वेक्टर आर ही तो है। यानी इस समीकरण को अगर हम सब लोग बिंदु ए से पास करा दें तब क्या होगा, तो जो बिंदु ए के निर्देशांक अगर ये है तो इसके जो निर्देशांक होंगे वो x, y, z होंगे, वेरिएबल होंगे, तो ये इससे हम पास कराएंगे तो ये हमारा क्या बन जाएगा, वेक्टर ए ही बन जाएगा, क्योंकि इन दोनों की पोजीशन सेम हो जाएगी। बात समझिए भैया, आर किसको व्यक्त करता है, इस रेखा पर से कोई एक बिंदु होगा, हमने नाम दे दिया वो बिंदु कौन सा है, ए। बिंदु ए से ये रेखा जा रही है और वही हमारा वेक्टर आर है, यानी वेक्टर आर और वेक्टर ए दरअसल दोनों सेम हो जाएंगे। फिर ये चीज हम कह रहे हैं, तो वेक्टर आर और ए सेम हो जाएगी, क्योंकि आर रेखा पर स्थित कोई एक बिंदु को प्रदर्शित कर रहा है और ए भी रेखा पर ही है, ए की स्थिति सदिश और आर जिस बिंदु के बारे में बता रहा है वो दरअसल ए है, तो जाहिर सी बात इन दोनों की स्थिति सदिश सेम हो जाएगी, वेक्टर आर वेक्टर ए हो जाएगा, जो कि कितना है 3i प्लस लैम्डा j और म्यू k। अब बराबर में यहां सॉल्व करेंगे, 2i माइनस 3k अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस लैम्डा i माइनस 2 लैम्डा j माइनस 2 लैम्डा a। अब तुलना कराना है बस, रुक जाइए अभी थोड़ा सा एक लाइन और देख लेते हैं। तो ये 3i प्लस लैम्डा j प्लस म्यू k। इसको इन दोनों को देखिए, इन दोनों में कॉमन क्या है, आई है, तो बचेगा के अंदर 2 माइनस लैम्डा आई है, और कुछ जी वाला तो ऐसे ही है। ठीक है, माइनस का 2 लैम्डा जे है, और यहाँ पर माइनस के का कॉमन है ना, के का क्या है दोनों कॉमन, तो माइनस का कॉमन ले रहे हैं, के का माइनस ना करके हम प्लस ही करें, के कैप यहाँ से बाहर लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, यहाँ से माइनस और यहाँ पर माइनस का 2 लगेगा, और यहाँ से के कैप हमने कहा है। अब करेंगे तुलना, गुणांकों की तुलना, गुणांकों की अगर तुलना करेंगे तो यहाँ पर जो गुणांक है आपका, यहाँ पर आई का गुणांक ये है और यहाँ पर आई का गुणांक ये है, तो ये दोनों आपस में बराबर है, 3 2 माइनस लैम्डा, तो लैम्डा इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, लैम्डा इधर लाएंगे 3 इधर लाएंगे, 3 हो जाएगा 2 माइनस 3, तो लैम्डा की वैल्यू क्या हो जाएगा माइनस, पहला हो गया। दूसरा, दूसरा हमको किसका मान निकालना है, इस म्यू का मान निकालना है। यहाँ k का गुणांक म्यू है और यहाँ k का गुणांक ये है, तो जाहिर सी बात है म्यू किसके बराबर हो जाएगा, यहाँ पर कौन है अंदर, माइनस 3 माइनस 2 लैम्डा है, यही तो है। अब लैम्डा की वैल्यू यहाँ पर डाल दीजिए, माइनस 3 माइनस 2 लैम्डा की वैल्यू कितनी है, ये माइनस है, माइनस माइनस प्लस का है, तो म्यू इक्वल्स टू माइनस 3 प्लस 2 हो जाएगा, तो म्यू की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी, माइनस 3। तो अगर म्यू और लैम्डा दोनों की वैल्यू -1 डाल देंगे तो दिए गए हमारे तीनों जो बिंदु हैं वो एक ही रेखा पर होंगे, यानी समरेख। क्लियर। अच्छा एक चीज और है, और वो चीज क्या है कि ये वाला लैम्डा अलग चीज है, यहाँ दोनों लैम्डा सेम हो गए, कोई बात नहीं, थोड़ा सा यहाँ ठीक है, ठीक है, तो हम क्या किए दे रहे हैं, ठीक है, तो ये हो जाएगा टी, तो इन दोनों में यहां से क्या बचेगा टी, ठीक है, कॉमन लिया गया, तो यहाँ पर क्या बचेगा टी, तो कि लगता तो उसके लिए टी बचेगा।
अब जो है ये चीज तो ध्यान ही नहीं दिया गया था कि दोनों के लंबा सेम हो या नहीं। वो अलग हो सकता है, कोएफिशिएंट ये अलग हो सकता है। चल कोई बात नहीं, थोड़ा सा देख लेते हैं। थ्री जो है किसके बराबर हो जाएगा, टू माइनस टी। तो टी की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी, -1 आएगी। अब आगे यहाँ का -2t यहाँ किसके बराबर हो जाएगा, लैम्डा के, दोनों के गुणांक से है। -2t की वैल्यू कितनी है, -1। तो लैम्डा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस माइनस प्लस के। अब के गुणांक आपस में बराबर, तो उधर के का गुणांक है म्यू, और यहाँ पर कितना है, -3 -2t। सॉल्व कर लीजिए, -3 -2t की वैल्यू -1 है। तो ये बचा कितना, म्यू का मान -। बस भैया यही करना, यहाँ तक क्या लेना है, टी को लेना है बस। तो यहाँ पर कांस्टेंट अलग होगा, तो जो तुम्हारा आर है, मतलब अदिश राशि जो यहाँ पर समांतर की बात आएगी, तो वो अलग है, कोई और संख्या होगी। यहाँ पर तो कोई और संख्या है। हाँ ठीक है भैया, अब यही हो जाएगा इस तरह से। तो लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी 2 और म्यू की वैल्यू आ जाएगी -1। ठीक है। अब 17 नंबर क्वेश्चन देखिए। 17 नंबर कह रहा है बिंदु 3,4, से रेखा x -2 बटा 2, y -3 बटा 5, z -1 बटा 3 पर डाले गए लंब की लंबाई क्या है। जैसे पिछले वीडियो में ये क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए। एक रेखा में दी गई है, उस रेखा पर एक बिंदु से लंब डाला गया है, और वो कोई जरूरी नहीं मध्य बिंदु पर ही रेखा है, वो कहीं भी हो सकता है, इसलिए हमें अलग किनारे का कोई केस था है। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस रेखा पर ही ये बिंदु है कि नहीं। अगर रेखा पर कोई बिंदु होगा तो उसके निर्देशांक क्या होंगे, x, y, ठीक। हमको पीबी का और इस लाइन का दिक्कत अनुपात निकालना है, और परपेंडिकुलर का केस लगा देना है, बस यही करना है। तो सबसे पहले जो दी गई रेखा है उसको उठाइए। चलो कोई बात नहीं, इसको थोड़ा ऊपर करिए। ठीक, तो ये रेखा दी गई, इसको हम लैम्डा के बराबर है, और यहां से निकालेंगे x की वैल्यू। तो x की वैल्यू कितनी है, x -2/2 इक्वल्स टू लैम्डा करेंगे। तो x -2 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 2 लैम्डा, इसका इधर पूरा। और यहां से x की वैल्यू हम निकालेंगे, कितनी आ जाएगी, 2 लैम्डा प्लस। ठीक, ऐसे सेम यही चीज यहां पर करेंगे। y -3/5 को, भाई सब बराबर है, किनका होगा, किसी के बराबर होगा तो वो लैम्डा हमें पता है, लैम्डा ही लेते हैं, इसका गुणा इधर। तो y -3 की वैल्यू कितनी होगी, 5 लैम्डा, और यहां से y की वैल्यू आ जाएगी 5 लैम्डा प्लस 3। ऐसे ही ये वाला निकालते हैं, z -1/3 है, इसको लैम्डा के इक्वल लेंगे, तो z -1 इक्वल्स टू 3 लैम्डा हो जाएगा, इसका इधर पूरा होगा। और अगर z की वैल्यू निकालेंगे तो 3 लैम्डा कितना आ जाएगा, प्लस। ये हो गए हमारे बिंदु, और ये बिंदु दरअसल कोई और नहीं, ये d वाले। तो d के निर्देशांक आपके क्या आ गए, पहला आ गया 2 लैम्डा प्लस 2 कामा y कितना आया, 5 लैम्डा प्लस 3 कामा z कितना आया, 3 लैम्डा प्लस 1। ठीक है। अब सेकंड केस क्या करना है, सेकंड केस क्या करना है, इस PQ का PB का दिक् अनुपात निकालना है।
ठीक है, क्या आएगा दिख अनुपात निकालने का तरीका, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1, दो बिंदुओं का दिख अनुपात ऐसे निकालेंगे। क्या है x2 माइनस x1 कामा y2 माइनस y1, y2 की वैल्यू y माइनस y1 यानी 4 और z2 माइनस z1, z2 z है और z1 कितना है 5। यहां से दिख अनुपात आपका कितना आ गया, x की वैल्यू हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं 2 लैम्डा प्लस 2 माइनस ये माइनस 3 कामा y की वैल्यू 5 लैम्डा प्लस 3 माइनस 4 कामा z की वैल्यू 3 लैम्डा प्लस 1 माइनस का ये 5। सॉल्व करेंगे तो इसके दिख अनुपात क्या हो जाएंगे, सॉल्व करेंगे इसको तो 2 लैम्डा माइनस 1 यहां से बचेगा, यहां से 5 लैम्डा माइनस 1 बचेगा और यहां पर 3 लैम्डा माइनस 4 बचेगा। ठीक है, अब जो दी गई रेखा उसके दिक अनुपात क्या होंगे, जो दी गई लाइन थी इस लाइन के दिक अनुपात क्या था, जो बटे में लिखा है इस लाइन का दिक अनुपात क्या है, ये बटे में कितना है 2 कामा 5 कामा 3। ठीक है, अब क्योंकि ये जो लाइन है और ये जो रेखा है जहां से ये दोनों परपेंडिकुलर है, जो लाइन है तुम्हारी वो परपेंडिकुलर है किस पर, टीबी पर, और जब दो लाइन यानी ये भी एक तरीके की लंबा रेखा ही है और ये भी रेखा है और दो रेखाएं या दो सदिश परस्पर लंब होंगे तो उनके दिक अनुपात और या फिर कह दीजिए दिक कोज्या उनके गुणनफल का योग क्या होता है 0 होता है। a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 ऐसा कई बार हमने पढ़ा भी है, तो वैल्यू डाल देते हैं भैया बस, क्या डालना है आपको वैल्यू, a1 हमने दे दिया नाम वो है, ये हमारे a1 b1 और c1 यानी कि 2 गुणा a2, ये हमारे क्या है a2 b2 c2। ठीक है, 2 गुणा 2 लैम्डा माइनस 1 प्लस b1 कितना है 5 गुणा यहां पर कितना है 5 लैम्डा माइनस 1 ब्रैकेट लगा दीजिए, c1 कितना है 3 और c2 यहां पर कितना है 3 लैम्डा माइनस 4 इक्वल्स टू 3। सॉल्व करेंगे 2 दूनी 4 लैम्डा माइनस 4 एकम 2 प्लस 50 25 लैम्डा माइनस का 5 एकम 5 प्लस 3 का 9 लैम्डा माइनस 312 बराबर 3। तो जी कितने लैम्डा हो गए 9 4 13 और 25, 13 25 कितने 38 38 लैम्डा और माइनस के यहां पर देखो 12 5 17 और 2 19 बराबर में कितना आ गया 0, तो 38 लैम्डा बराबर कितना आ गया 19, यानी लैम्डा की वैल्यू कितनी हो जाएगी हाफ। क्या आ गई लैम्डा की वैल्यू हाफ। अगर लैम्डा की वैल्यू आपको पता चल जाए तो यही पर वैल्यू बता दें हाफ, 2 से 2 लैम्डा यानी कि 1 बचेगा और 1 में 2 ऐड करेंगे तो 3, यहां पर वैल्यू डालेंगे तो 5 लैम्डा की वैल्यू कितनी है बटे का 2 और प्लस का 3, ढाई में 3 जोड़ेंगे, ढाई और 3 कितना होगा 5.5, 11 बटे 2, अरे 2 3 6 और 5 कितना होता है 11 बटे 2, 3 बटा 2 यानी 3 का आधा 1.5 में 1 जोड़ेंगे ढाई यानी 5 बटा, तो यही कैंसिल आउट होगा क्योंकि आगे 2 लैम्डा थे, 2 लैम्डा की वैल्यू हाफ करेंगे 2 से 2 का कैंसिल 1 और 2 3 हो जाएगा। हमको b की वैल्यू मिली, इसकी वैल्यू मिल गई है b। अब हमको निकालना क्या है pq, ये तो चाहिए लंब की लंबाई, ये तो चाहिए थी भैया लंब की लंबाई, इसकी लेंथ चाहिए tb, तो tb कितना आएगा, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला x2 x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 z1 का होल स्क्वायर, इसको आगे पीछे कर दीजिए कोई बात, तो सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा
अंडर रूट में इसको ए इसलिए दे रहे हैं। ये लाइन हमारी है, ठीक है। x2 3 x1 दोनों सेम है, a माइनस a का वजह से y2 11/2 y1 कितना है 11/2 से हमको 4 घटाना है, तो 4 दूनी 8 और 8 माइनस का 11 प्लस का बचा कितना 3/2 5.5 से 4 घटाइए डेढ़ ही तो बचेगा, यानी 3/2 का होल स्क्वायर प्लस ये 2.5 है और ये कितना है 5, 2.5 से 5 घटाएंगे 2.5 ही तो बचेगा, वो भी माइनस ज्यादा घटा है, ये तो 0 हो गया। ये कितना आएगा 3 तरह के 9 2 दूनी 4 और यहाँ पर यहाँ 25 2 दूनी 4 रूट टीवी कितना आ जाएगा एलसीएम कितना हो गया 4 और 25 9 34 कैंसिल आउट नहीं करना है, तो टीवी की वैल्यू कितनी हो जाएगी ऊपर में तो अंडर रूट 34 ही रहेगा और नीचे क्या आ जाएगा 2, ये क्या बन जाएगा आपका भैया आंसर। ये बन जाएगा रूट का 34 बटा 2, अरे इसको कैंसिल आउट 2 दूनी 4 17 24 कर दे, कोई मतलब नहीं, ठीक है। अब 3 क्वेश्चन बचे हैं, उसको नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो वैसे क्वेश्चन नंबर जो 19 है आपकी रेखा से 1,6,3 का प्रतिबिंब, इसी बिंदु का प्रतिबिंब देखना है इस रेखा पर, या तो समतल में प्रतिबिंब होगा या तो रेखा में समतल से हट चुका है, इस बिंदु का इस रेखा पर प्रतिबिंब देखना है, तो प्रतिबिंब हमेशा उल्टे साइड से जितनी डिस्टेंस पर ही उतनी डिस्टेंस पर ही होगा। तो मेन खास बात है ये बिंदु को कहते हैं, इसको लंबपात भी बोला जाता है, अगर कहता है लंबपात के निर्देशांक बताइए तो वो भी है, ठीक। और रेखा की बिंदु से दूरी वो पीबी यही है, और ये लंबपात के निर्देशांक हो गए, लंब की लंबाई कहता तब भी यही है, और किसी बिंदु की रेखा से दूरी यही फार्मूला यही चीज है पीबी, और तीसरा नंबर जो चौथा नंबर बचा वो प्रतिबिंब है, इस बिंदु का इस रेखा के सापेक्ष प्रतिबिंब देखना है, तो यही अपोजिट डायरेक्शन में p डैश नीचे आएगा, उसके निर्देशांक आपको निकालना है, तो सेम पता इसके निर्देशांक बताइए, और ये p और p डैश का मध्य बिंदु हो जाएगा, और मध्य बिंदु के लिए फार्मूला x1 + x2 / 2 = x, y1 + y2 तुमको x1 y ध्यान से समझिए p डैश निकालना है x2 y2 z2, ये x1 y1 z1 और ये x y z, x1 + x2 / 2 = x, y1 + y2 / 2 = y, और z1 + z2 / 2 = z, और ये x y z भी आपको निकाल करके वैल्यू रखनी और वहां से वैल्यू आ जाएगी आराम से। बस यही पर हम वीडियो समाप्त करते हैं, और नेक्स्ट वीडियो लास्ट वीडियो होगा, फिर भैया मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।